Good evening, all of you students. Welcome to Teacher Select Academy app. I am your mentor, Dr. Gufran Alam. We are live now today to discuss the question on Piaget, Kohlberg and Vygotsky section. आज क्वेश्चन डिस्कशन के पार्ट 1 पे हम लोग हैं. चैप्टर को कवर करने के बाद जैसा कि आप लोगों को पहले से भी बताया जा रहा है, then we will discuss all the previous question related to this chapter, related to this content. So, are you ready? चलिए क्वेश्चन सेक्शन की ओर आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई. किसके द्वारा? स्किनर, पियाजे, कोलबर्ग या एरिक्सन के द्वारा? प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई? चलिए आंसर फटाफट करते चलते हैं. कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था, पिछले क्लास में, कल नहीं. पियाजे, इन्होंने बाल विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की चर्चा की है. कोई समस्या नहीं है आपको? दूसरे प्रश्न को देखेंगे. वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी है? तार्किक रूप से चिंतन कब प्रारंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में. थोड़ा सा पीछे मैंने कहा ही था आप सभी को रिवीजन करने के लिए, आप लोग करते तो एग्जैक्टली ये आपको पता होता, याद भी होता. क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक? अमूर्त की बात मैंने जब बताई थी उसी वक्त मैंने आपको कह दिया था, ध्यान रखिएगा. अमूर्त कब होती है? सबसे आखिरी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो चौथा है, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ये वाला. इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ करता है. चौथा प्रश्न, पियाजे, यहाँ ज छूट गया है. पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान होती है, उसमें बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? पहले स्टेज का नाम ही है 0 से 2 साल वाले का सेंसोरी मोटर स्टेज, यानी सेंस यानी इंद्रियों की बात करते हैं, तो इंद्रियों के बेहतरीन प्रयोग को वो सीखता है. नाम से ही सब कुछ जाहिर है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं. और ऐसा कोई भी लोकल क्वेश्चन नहीं है. ऑलरेडी सीटेट के एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछे जा चुके हैं अब तक, वही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इससे बेहतर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कहीं नहीं मिलता है. वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका प्रबल देते हैं? आनुवांशिकता की, नैतिकता की, शारीरिक की या सामाजिक की? वाइगोट्स्की के सिद्धांत का नाम याद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा. सोशियो साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत. तो वाइगोट्स्की सबसे ज्यादा संस्कृति पर बल देते. छठा प्रश्न, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है. कैसे? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों के आधारित चर्चा में शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, कठोर निर्देश दे. भाई नैतिकता वाले मुद्दों पर अगर हम चर्चा करेंगे, बच्चे उस पर विचार विमर्श करने में सक्षम होंगे, तो अपने उत्तर को बता पाएंगे. तो 6 का यहाँ तीसरा ऑप्शन चुनना बेहतर है. सातवां प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या, विकल्पों के निर्वचन या सामाजिक मुद्दों से सरोकार? सही है कि बच्चा कॉपी करके दूसरों को सीखता है, यानी अनुकरण करके दूसरों की आदतों को, बातों को कॉपी करके सीखता है. जैसे कहा जाता है ना, कहो पापा, कहो मम्मी. कुछ याद आया? आप पढ़िएगा पीछे वाले लेसन्स को, आपको सब चीज ये सारी बात बताई गई है कि बच्चा किस स्टेज में कैसे सीखता है. आठवां प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? बताए ही थे ऑब्जेक्ट परमानेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रश्नों में बार बार आते हैं. ऑब्जेक्ट परमानेंस कब डेवलप होता है? संवेदी प्रेरक चरण.
ठीक ना। संवेदी प्रेरक चरण यानी 0 से 2 साल वाला स्टेज, इसी में बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्रेजेंट करते हैं। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया, शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहेंगे? नैतिक दुविधा कहेंगे। चिंतन प्रक्रिया शामिल है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है। मैंने कहा था ना कि ऐसे लाइन लिख के डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो प्रक्रिया है तो दुविधा है, अगर डिसीजन ले लिया तो तर्कना कहलाती है। जैसे उसने डिसाइड कर लिया कि भाई चोरी ही करना है, तो नैतिक तर्कना है। लेकिन जब तक वो प्रक्रिया में है, क्या करे नहीं करे, उस प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कही जाती है। याद आ रहा है सब? क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। संशोधित के बारे में मैंने बताया था ना एक वर्ड ध्यान रखने के लिए, संशोधित वो क्या कहलाएगा? जिसमें संशोधन हो सकता है वो इन चारों में से क्या कहलाएगा? समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण या समायोजन? जिसमें संशोधन हो सकता है वो होता है समायोजन। एकोमोडेशन में हम संशोधन कर सकते हैं। कुछ याद आ रहा है? अपने आप को रिवीजन मोड पे रखना है। एक भी चीज लेफ्ट राइट मिस होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स मिस होगी तो आंसर गलत होने लगेंगे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? औपचारिक समझ गए? औपचारिक सबसे लास्ट वाले फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को कहा जाता है। इसमें बच्चा कौन सा चिंतन प्रारंभ करेगा? अमूर्त चिंतन। क्या ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाए तो जवाब देने में आप सक्षम नहीं होंगे? इसके बाद YouTube पर जो फिर से लाइव होंगे हम क्वेश्चंस बाकी चीजों को करने के लिए, तो इस बार 2021-22 में प्रश्न कैसे आए हैं, दिसंबर 21 और जनवरी 2022 के प्रश्न कैसे आए हैं, CDP के भी क्वेश्चन कैसे आए हैं, उसको भी ध्यान से आप देखा कीजिए, ताकि जो आप पढ़े हैं उन प्रश्नों को कैसे हल किया जा रहा है यह भी समझने की जरूरत है आपको। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? सबसे बेहतर तरीका क्या है नैतिक मूल्य को विकास के लिए? विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उसको निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना, और वो अपने से जो डिसीजन लेगा उसी से उसकी नैतिकता विकसित होगी। अंतर कर देना सिखा देने से मूल्यों का विकास नहीं होता है। नैतिक उपदेश दे देने से हम बच्चों को बुला के उपदेश देंगे ये भी नहीं है। परिस्थिति देंगे उसे, जिस परिस्थिति में वो कैसा रिएक्ट करता है, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। 12 का दूसरा उत्तर चुनिए। 13। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश डैश चिंतन करते हैं। अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से, अलग चरणों में समान रूप से, संदर्भ के अनुसार और अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुसार। सही और गलत के बारे में बच्चे अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं, ये सही उत्तर है। चूंकि स्टेज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जैसे अलग होंगे उसी के हिसाब से उनके उत्तर में परिवर्तन होंगे। क्या ये प्रश्न आसान नहीं है? बिल्कुल है। सब कुछ ठीक दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? सहयोगात्मक समस्या का समाधान, या प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से असाइनमेंट यानी दत्त कार्य देना, या प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता नहीं करना, या चौथा, उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि उनके बुद्धि लब्धि से कम हो। कौन सा बेहतर उत्तर है? वाइगोट्स्की हमेशा सहयोग से सीखने की बात करते हैं, सहयोगात्मक समस्या समाधान पर ये बल देते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट होकर कुछ बातें याद आ रही है ना, सहयोग के द्वारा सीखने की बात करते हैं वाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश डैश की ओर संकेत करता है। किस ओर संकेत करता है स्कैफोल्डिंग? परसों ही क्लास में ये हुआ था स्कैफोल्डिंग क्या होती है, मैंने सबका एक शॉर्ट रिवीजन भी बना के आपको दिया। सीखने में वयस्कों द्वारा जो अस्थायी सहयोग मिलता है,
मतलब अस्थायी रूप से नहीं मिलेगा, जब तक आपको जरूरत है उतने ही देर के लिए मिलेगा, वो अस्थायी होता है। तो यही सहयोग, मैंने कहा था ना, सहयोग यानी सपोर्ट, जहां सपोर्ट है वही स्कैफोल्डिंग है, कुछ याद आ जाना चाहिए आपको। तो सहयोग ही स्कैफोल्डिंग को प्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना है, सपोर्ट। 15 का तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न को देखें। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो प्राइमरी में है, वैयक्तिक और विनिमय, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध। जो बच्चे अत्यंत छोटे होते हैं, मतलब हाल फिलहाल में प्राथमिक में उनका एडमिशन हुआ है, उसके लिए पहला उत्तर बिल्कुल सही होगा। देख रहे हैं ना, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय की वो बात नहीं करते हैं। अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध जरूरी नहीं हो कि बच्चे आपस में विकसित कर सके, थोड़ा मुश्किल होता है। आज्ञा पालन और दंड उनमें जरूर विकसित होगा। जो अत्यंत छोटे बच्चे होते हैं वो डर की भावना को दिखाते हैं प्राथमिक विद्यालय में। पहला होगा दंड का, दूसरे स्टेज में क्या डेवलप होगा? व्यक्तिकता और विनिमय दूसरे बार में डेवलप होगा, थोड़ा और बड़ा होगा तब, थोड़ा और ज्यादा बड़ा होगा तो व्यक्तिक संबंध होगा। स्कूल वगैरह में स्टेप बाय स्टेप इन तीनों ऑप्शन को कर सकते हैं। क्योंकि प्राइमरी में ये कक्षा नहीं लिखा है, पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा में बच्चे तीसरी चौथी उम्र में ही आ जाते हैं आजकल। नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़ते हैं, 1 में आ जाते हैं, 3 4 5 साल तक पहली कक्षा में आ जाते हैं। तो आप समझ जाए कि उस स्टेज में बच्चों में आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण ज्यादा दिखता है, क्योंकि 3 साल से ही बच्चों के नैतिकता के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। देखिए, एक से ज्यादा उत्तर चुनना है ना, दे दिया। आज्ञा पालन और व्यक्तिकता और विनिमय, ए और बी दोनों चुन सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि एग्जैक्टली नहीं दिया है तो कुछ ना कुछ कारण इसका जरूर होगा। ए और बी सही है, यानी बी और ए थोड़ा सा उल्टा ऑप्शन घुमा के लिखा हुआ है, ये दोनों सही है अपनी जगह पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया द्वारा दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? सूचना का विश्लेषण किससे करते हैं? कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग करेंगे? विश्लेषण कब करते हैं? जब उन दोनों के बीच हमें अंतर स्पष्ट हो जाए तो कहते हैं हमने अंतर कला विधि से, यानी हमें ये विश्लेषण से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये चीज अलग है, ये अलग है। दोनों का विश्लेषण करते हैं तो दोनों को दो नाम देते हैं। तो अंतर करने अगर आ रहा है तो आप विश्लेषण कर सकते हैं, ये समझदारी विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के इस ग्रुप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति से अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में स्थितियों पर वाद विवाद करने के अवसर भी उपलब्ध करवा रही है। वाइगोट्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश डैश विकसित करेंगे और अपने तरीके से स्थिति का अनेक परिप्रेक्ष्य विस्तृत करेंगे। वाइगोट्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को क्या करेंगे? पहले आत्मसात करेंगे या निर्माण करेंगे या संक्रियाकरण करेंगे या तर्क करेंगे? वाइगोट्स्की के साथ पूछ रहा है, तो वाइगोट्स्की के अनुसार वो अपने अलग अलग दृष्टिकोण का निर्माण करेंगे। आत्मसात पियाजे के नाम के साथ आता है, पढ़ाया गया था, आपको याद रखना चाहिए। तो निर्माण करेगा, विभिन्न दृष्टिकोणों के निर्माण करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। करेक्ट आंसर, ठीक है। 18 का दूसरा उत्तर बिल्कुल सही है। 19, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया था। मैंने दाल और चावल का एग्जाम्पल आपको दिया था, याद होना चाहिए। दाल और चावल खाना सीख लिया, जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है, यानी काम उसका कंप्लीट हो चुका है। वो उसको रिट्राइव भी कर ले रही है। उन चीजों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? आत्मसात कर लिया है, समायोजित कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। समायोजित कर लिया है, एकोमोडेट कर लिया है, दाल और चावल खाना वो सीख ली है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दाल चावल वाला भी मैंने आपको दिया था कि छोटे बच्चे खाते हैं या कोई आदमी खाता है तो उसमें किस तरह के एग्जाम्पल यूज होते हैं। मैंने कहा दाल चावल वाले प्रश्न आते हैं सीटेट में।
क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षिका को दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हैं। वह दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिसे एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है, जबकि क्या लिखा है, दो एक समान गिलास, दोनों में मात्रा समान ही है। शिक्षिका ने बच्चों को किस कठिनाई को देखा है? बच्चों में किस चीज की प्रॉब्लम है? बच्चों को समस्या है विकेंद्रीकरण को समझने में। बच्चों में विकेंद्रीकरण नहीं आ रहा है। पतला और मोटा गिलास को देख के लग रहा है कि पतला है तो ज्यादा भरा हुआ दिखता है, और उतना ही दूध अगर मोटे वाले गिलास में रखे तो आधा ही दिखता है, तो उसे लगता है पतले वाले में ज्यादा है। मतलब विकेंद्रीकरण की समझ अभी विकसित नहीं हुई है, और विकेंद्रीकरण से ही संरक्षण का विकास होता है। ये एग्जाम्पल डायरेक्टली संरक्षण का है, लेकिन संरक्षण शब्द नहीं है तो विकेंद्रीकरण उत्तर कर सकते हैं। मोर क्वेश्चन फॉर रिवीजन। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डिवीजन करेंगे। आज हमने 20 क्वेश्चन किए, शानदार प्रश्न थे। आप इन प्रश्नों को फिर से एक बार देख के रिवाइज कीजिएगा, आपको एक एक लाइन पढ़ा हुआ चीज मिलेगा इसमें। तो आपका काम है कीप रिवीजन एंड कीप रिवीजन, रिवीजन करते रहिए। ऑलराइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 8 बजे से यूट्यूब पे। आज इंग्लिश का क्लास नहीं हो पाया चूंकि सर नहीं है, और हो सकता है कि ये डिस्टरबेंस इस बार पूजा तक रहे। तो उसके बाद फिर से हम लोग जब 7 तारीख के बाद से अपडेट होंगे तो 2-2 3-3 क्लासेस आपको रेगुलर मिलने लगेंगी। ओके, गुड नाइट।